हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी एग्ज़ाम की बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम अपनी फर्स्ट यूनिट फिनिश कर चुके हैं, जो कि हमारी थी हिंदी भाषा का उद्भव और उसकी उपभाषाएं और बोलियां और हिंदी भाषा का कैसे विकास हुआ है। हमने कल अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दी और हमारी सेकंड यूनिट है साहित्य की पद्धति और लेखन परंपरा। अगर किसी ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में पहले जाके उन वीडियोस को देखिए, फर्स्ट यूनिट को भी कंप्लीट कीजिए। वो बहुत ही यूज़फुल यूनिट लगेगी आपको। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस DSSS भी पूछता है, KVS में भी पूछे जाते हैं, HTET CTET सारे कहीं आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो DSSS भी किया KVS की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलता रहे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो साहित्य की पद्धतियां हैं उसके बारे में पढ़ा था। वहाँ मैंने आपको 4 पद्धतियां बताई थी साहित्य की, जिसमें था वर्णानुक्रमी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, विधेयवादी पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति जिसे दोषपूर्ण पद्धति भी कहा जाता है। उसके बाद हमने कुछ साहित्यकार या इतिहासकारों के बारे में जाना था और उनके ग्रंथों के जो उन्होंने ग्रंथ लिखे उनके बारे में डिटेल में मैंने आपको कराया था, कौन से सन में लिखा गया और किस ग्रंथ में क्या है। उसके अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज है हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी जो हैं, इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसके जो प्रथम भाग है उसका प्रकाशन हुआ था 1959 में और जो द्वितीय भाग है उसका प्रकाशन हुआ था 1960 में। संपूर्ण विश्लेषण का केंद्र बिंदु आदिकाल है, यानी ये जो हमारा ग्रंथ है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, इसमें आपको आदिकाल के बारे में ही देखने को मिलेगा। इसमें जितना भी जो भी उन्होंने अपनी रचना की उन्होंने आदिकाल के बारे में ही इसमें वर्णन किया है। आदिकाल को इन्होंने नाम दिया था वीरकाल। इन्होंने रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल रखा, और जब इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा तो ये काफ़ी विवादित रहा था। शुक्ल की भांति साहित्यिक प्रवृत्ति को महत्व देते हैं ये। शुक्ल की भांति जैसे शुक्ल जी जो थे वो साहित्यिक प्रवृत्ति यानी जो रचनाकार थे, रचनाकार से कम वो उसकी जो रचना की जो प्रवृत्ति है उसको महत्व देते थे। तो इसी तरह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी भी हैं, वो साहित्यिक प्रवृत्ति को ही महत्व देते हैं। नेक्स्ट है हमारे गणपति चंद्र गुप्त। जो हमारे गणपति चंद्र गुप्त जी हैं उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। इसमें तथ्यों का निरूपण कृषि के साथ न्याय करने का तरीका वैज्ञानिक था। इसमें तथ्यों का निरूपण किया गया और इसमें कृषि के तरीके बताए गए हैं जो कि वैज्ञानिक तरीके थे। आदिकाल को इन्होंने शून्यकाल नाम दिया था और आम जन की मनोवृत्तियों को विषय बनाया था। इन्होंने भी अपनी जो ग्रंथ लिखा था उसमें आम जन जो आम जनता है उनकी जो मनोवृत्तियां हैं उनको ही प्रयोग किया था या उनको विषय बनाया था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर शंभूनाथ सिंह। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह के ग्रंथ है हिंदी साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि, और इसका प्रकाशन वर्ष है 2023 विक्रम संवत और 1969 ईस्वी। साहित्य के साथ सामाजिक बदलाव का वर्णन। इन्होंने साहित्य तो लिखा ही था लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक बदलाव लाने की भी बात कही थी। हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ उस समय चल रही थी उन सबको बदलने का इन्होंने प्रयास किया था अपनी रचना के द्वारा। सर्वप्रथम इतिहास के पुनर्लेखन के विषय में चिंतन। जो हमारा इतिहास है उसका पुनर्लेखन किया जाए, यानी जो इतिहास पहले लिखा गया था उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई थी, तो उस त्रुटियों को दूर करने के लिए इतिहास को दोबारा लिखना चाहिए। इसके विषय में इन्होंने सबसे पहले चिंतन किया था। आंतरिक व बाह्य दबाव साहित्य को प्रेरित करता है। इन्होंने कहा था कि चाहे आंतरिक हमारे मन के अंदर का दबाव हो, चाहे हमारे ऊपर बाहर से कोई दबाव लग रहा
तरफ, वो दोनों ही तरह के दबाव हमारा जो साहित्य है, हम जो रचना करते हैं, जो साहित्य लिखते हैं, उसको प्रेरित करता है, वो हमारे साहित्य में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा नागरी प्रचारिणी सभा, जो कि काशी की थी। इसके इन्होंने ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। ये 1970 के बाद विभिन्न समय में इतिहास के खंड का प्रकाशन किया था। 1970 के बाद ही जो इनका ये था हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास, इसका इन्होंने प्रकाशन किया था, वो भी बहुत सारे खंडों में। इनके मुख्य 16 खंड थे और कुल जो टोटल थे वो 18 खंड थे, जिसमें से मुख्य थे 16। 100 से अधिक विद्वानों ने लेखन कार्य में योगदान दिया। ये जो हमारी नागरी प्रचारिणी सभा थी, इसमें 100 से अधिक जो विद्वान लेखक थे, उन्होंने इस लेखन में अपना योगदान दिया और जो ये हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास है, इसको रचित किया। इसीलिए इसका नाम हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास पड़ा, क्योंकि इसमें 100 विद्वान, 100 लेखकों ने अपना योगदान दिया था, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण नाम देख सकते हैं, जैसे कि धीरेन्द्र वर्मा जी, राजबली पांडे, नगेंद्र वासुदेव सिंह आदि। ये कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ प्रसिद्ध नाम थे इसमें, जिन्होंने ये हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास लिखा था। अब तक प्रकाशित जो इतिहास है उनमें सबसे विशाल का, यानी सबसे बड़ा, सबसे वृद्ध इतिहास है ये। नेक्स्ट है हमारे नगेंद्र जी। नगेंद्र जी के का जो ग्रंथ है वो, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित। प्रकाशन वर्ष है इसका 1973। इनका नाम है, इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पहले भी लिखा गया है, जो कि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने इसको संपादित किया था, नगेंद्र जी ने इनको संपादित किया था इस ग्रंथ को। यह इतिहास 24 विद्वानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य के रूप में लिखा गया। इसमें 24 विद्वान शामिल हैं और उन्होंने कोई शोध कार्य किया, और उन जो भी उन्होंने शोध कार्य किए हैं उनको उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा है। इस इतिहास में विद्यावादी प्रवृत्ति का प्रयोग है, वही विद्यावादी प्रवृत्ति जिसका प्रयोग डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। एक इतिहास के 4 खंड जो 4 कालों के सूचक हैं। इसमें जो इतिहास है वो 4 खंडों में विभाजित है और जो कि 4 कालों का सूचक माना जाता है। इस इतिहास में आधुनिक काल की गद्य की विधाओं को समेटने का प्रयास किया गया, यानी जो हमारा आधुनिक काल है उसमें जो गद्य की विधा है वो इस इतिहास में हमें, इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलती है। काल विभाजन का आदर्श रूप, इन्होंने जो काल विभाजन किया वो बहुत ही आदर्श रूप यानी बहुत ही सटीक प्रतीत होता है। अपभ्रंश सहित विभिन्न बोलियों के कवियों का लेखा जोखा कविता सहित प्रस्तुत किया इन्होंने। अपभ्रंश भाषा के साथ साथ और भी जो भी बोलियां थी उस समय की, उन सभी बोलियों के जो भी कवि रहे थे, प्रसिद्ध कवि थे, जिन भी कवियों ने उन बोलियों में अपनी रचनाएं की थी, उन सब का लेखा जोखा इन्होंने कविता के साथ प्रस्तुत किया है अपने इस ग्रंथ में। नेक्स्ट है हमारे राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी जो हैं, उनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। संवेदन की विकास यात्रा का वर्णन, इन्होंने इसमें संवेदन की विकास यात्रा का वर्णन किया है। इतिहासकार के लिए पर दुख कातरता का प्रयोग। पर दुख कातरता क्या होती है? पर दुख कातरता होती है जिसमें हम किसी दूसरे के दुख को बिल्कुल अपना समझते हैं, जिसमें हमें किसी दूसरे के दुख महसूस होता है, किसी दूसरे की जो पीड़ा है वो हम भी महसूस करते हैं, उसको हम कहते हैं पर दुख कातरता। इन्होंने इसका प्रयोग किया है। सामाजिक स्थिति व परिवर्तन के साथ साथ मानव की विचार शक्ति भी परिवर्तित होती है। इन्होंने कहा था कि जब हमारी सामाजिक स्थिति और हमारे समाज में जब परिवर्तन आता है तो उसके साथ साथ जो व्यक्ति हैं उनकी भी विचार शक्ति में परिवर्तन आता है। इसको लक्षित करके ही उचित इतिहास की रचना हो सकती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे जैसे हमारा समाज बदलता जाता है वैसे ही लोगों की सोच भी बदलती जाती
सकती है। जैसी सोच अभी है ऐसी सोच 10 साल पहले या 20 साल पहले हम देखें तो उस समय ये सोच नहीं थी। जिस तरह से हमारा समाज बदलता जाएगा उसी तरीके से लोगों की सोच में भी परिवर्तन आता जाएगा। और यही परिवर्तन जब हम साहित्य की रचना करते हैं, ग्रंथ की रचना करते हैं, कोई भी अपनी कविता प्रस्तुत करते, कुछ भी होता है, उसमें इस चीज़ को शामिल किया जाता है या उसमें हम इस चीज़ का प्रभाव देखते हैं। जो भी लोगों की जो उनकी विचार शक्ति में परिवर्तन आता है उसको। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगी कि जितना भी आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के जितनी भी आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी तैयारी बेहतर होगी। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। और ये आपके लिए, आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आप खुद देखोगे कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे जो आप क्वेश्चंस कर करके आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और आप मुझसे जुड़िए, मेरी वीडियोस को देखिए, मेरे कंटेंट को देखिए और अपने साथ के साथ नोट्स बनाइए ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप उनको रिवाइज़ कर सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा बेहतर स्कोर कर सकें, अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सके। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लोग वीडियोस लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर बच्चन सिंह। जो हमारे नेक्स्ट हैं वो हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, जिनका जो ग्रंथ था, जिनकी रचना थी, उसका नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में लिखा था। उसके बाद हमारा संपादित हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि नगेंद्र जी ने 1973 ईस्वी में किया था। उसके बाद आए हमारे डॉक्टर बच्चन सिंह, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से ग्रंथ लिखा, जो कि उनका 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस इतिहास में पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व यानी पहले के जितने भी इतिहासों की कमियों की क्षतिपूर्ति करने का प्रयास किया गया था। यानी इससे पहले जितने भी इतिहास लिखे गए थे, जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, उनमें जो भी कमियां थी उन सभी कमियों को पूरा करने का प्रयास इस इतिहास में किया गया था। इनका दृष्टिकोण जो था वो विश्लेषण व सामंजस्यपूर्ण था। यानी इनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, विश्लेषण, यानी हर चीज़ को विश्लेषित करके देखना इनको पसंद था। और सामंजस्यपूर्ण, चीज़ों के साथ सामंजस्य ये बहुत जल्दी बैठा लेते थे। नेक्स्ट है हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास। ये हमारी पुनर्लेखन की समस्या, ये हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, पुनर्लेखन की समस्या, ये हमारा ग्रंथ था। इसका प्रकाशक जो था वो हिंदी साहित्य क्रियान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ था। इस ग्रंथ का प्रकाशन, यह पूर्ववर्ती इतिहासों का शोध था। जितने भी इससे पहले इतिहास रचित थे उन सब का शोध किया गया था इस इतिहास में। इस इतिहास में इतिहास लेखन कार्य में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, प्रमाणिक लेखों का जो भी अभाव था, तथा अनेक मतांतरों से होने वाली परेशानियों का वर्णन इसमें किया गया था। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या था, 2000। ये 2000 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। ये हमारा, इसका प्रकाशक हुआ था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वार्धा से और इसका प्रकाशन वर्ष है 2004 ईस्वी। इसके लेखक या इसको शोधकर्ता भी कह सकते हैं वो थे नीलाम, और इनके साथ जो इनके सहयोगी थे वो थे इरफान। विश्वविद्यालय की परियोजना के तहत यह शोध कार्य किया गया था। इस ग्रंथ में मौखिक साहित्य को भी स्थान दिया गया। ये एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें मौखिक साहित्य, मौखिक जो साहित्य है, मौखिक जो इतिहास हमारा, उसको भी स्थान दिया गया था। इससे पहले जो भी साहित्य लिखा गया था वो सारा लिखित रूप में था, परंतु इसमें हमारे मौखिक साहित्य को भी स्थान दिया गया था। ये जो इतिहास था, इसमें 1000 ईस्वी से लेके जून 2000 तक के इतिहासकारों, लेखकों, कवियों को स्थान दिया गया था। यानी ये जो हमारा इतिहास था, इसमें
1000 ईस्वी से लेके जून 2004 तक के जितने भी इतिहासकार या लेखक या कवि जो भी हुए थे उन सबको इसी इतिहास में स्थान दिया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतिहास है। एंड फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट था। अब हम अपनी कल जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम सारे जो भी अब हमने जितने भी रचनाकार ये इतिहासकार देखे हैं, जिनके भी ग्रंथ हमने पढ़े हैं, डिटेल में हमने पढ़े हैं, जिसने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। और कल अब हम इसका आगे इसकी क्लास लेके आएंगे इस यूनिट की, जिसमें हम हर एक इतिहासकार और साहित्यकार ने जो भी काल विभाजन किया है हमारा, उसके बारे में सन के साथ बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कीजिए और इन सारी वीडियोस को देखिए। ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेंगी, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपको कुछ ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट देखूंगी और जो भी टॉपिक या जहाँ भी आपको समस्या आ रही है मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। और इसके लिए सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अब अपनी कल की वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।